नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शीलेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सूचना क्रांति। साथियों, ओबीसी राजनीति से जुड़े हुए नेता बार बार कहते हैं कि जब हमारी आबादी 52% है तो आरक्षण सिर्फ 27% क्यों। एक नारा इस मामले में काफी प्रचलित है कि जिसकी जितनी संख्याधारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। एक और नारा है कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। बड़ा सवाल आखिर यही है, जब देश में आर्थिक संसाधनों का बंटवारा ऐतिहासिक रूप से जाति के आधार पर है, जब पिछड़ापन जाति से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में पिछड़ी जातियों की गिनती क्यों नहीं की जा रही। बिना जाति आंकड़ों के किस प्रकार सरकारी नीतियों का न्यायपूर्ण तरीकों से लागू किया जा सकता है। बिना आंकड़ों के कैसे पता लगाया जा सकता है कि सरकार की नीतियों का, सरकार की योजनाओं का किन किन जातियों तक, किन समुदायों तक लाभ पहुंच पा रहा है या फिर नहीं पहुंच पा रहा है। कुछ साल पहले तक केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के आंकड़ों में सामने आया। 6 फरवरी 2019 को मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय विश्वविद्यालय में 95% प्रोफेसर अंगड़ी जाति से आते हैं। वहीं दलित बिरादरी के प्रोफेसर की संख्या महज 3.54% है। वहीं आदिवासी समुदाय के प्रोफेसर की संख्या 1% से भी कम है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाला आंकड़ा ये था कि 49 केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक भी प्रोफेसर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी का नहीं था। यही हाल एसोसिएट प्रोफेसरों के पदों का भी है। लगभग 93% एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर सवर्णों का कब्जा है और एससी 5%, वहीं आदिवासी 1% और ओबीसी 0। वहीं संविधान के अनुसार केंद्र की नौकरियों में एससी के लिए 15%, आदिवासियों के लिए 7% और ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था है। प्रोफेसरों के ये आंकड़े बताते हैं कि ओबीसी समुदाय का रिप्रेजेंटेशन उच्च शिक्षा में कितना कम है। बड़ा सवाल है ये। अब बात करते हैं भाजपा की, जो विपक्ष में थी तो इसका समर्थन करती थी और अपने वादों से आज मुकर रही है जातिवादी आरक्षण पर। साल 2010 की बात है, सदन में 2011 की जनगणना को लेकर चर्चा हो रही थी। भाजपा के दिग्गज नेता गोपीनाथ मुंडे खड़े होते हैं, कहते हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि आज इस सदन में बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बहस हो रही है। इस देश में लगभग 52% ओबीसी है। इसका मतलब साफ जाहिर है कि हम देश के लगभग 54 करोड़ लोगों के जीवन से संबंधित बहस आज यहां हो रही है, जिनके संदर्भ में अब तक किसी भी सरकार ने कोई भी फैसला नहीं लिया है। इस देश में सिर्फ एक बार 1931 में ओबीसी जनगणना हुई थी। आज 60 साल हुए, अपने देश में ओबीसी की संख्या कितनी है किसी को कोई भी खबर नहीं है। ओबीसी की जनगणना ही नहीं हुई तो पता चलेगा कैसे। और अगर हम इस समय भी होने वाली जनगणना में ओबीसी की जनगणना नहीं करेंगे तो उन्हें सामाजिक न्याय कैसे मिलेगा। मुंडे ने 18 मिनट के भाषण में जो भी कहा, वीडियो को खत्म होने से पहले हम विस्तार में सब कुछ आपको बताएंगे। इससे पहले आपको बता दें कि लंबे समय से बिहार समेत देश के कई राज्यों में जाति जनगणना की मांग हो रही थी। 2011 में जब जनगणना हुई थी तब भी जातीय आधार पर रिपोर्ट तैयार हुई थी, हालांकि इसे जारी नहीं किया गया था। बिहार से पहले राजस्थान और कर्नाटक में भी जातीय जनगणना हो चुकी है। बिहार में भी नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई थी उसमें तेजस्वी यादव समेत कई छोटे बड़े दलों के नेता शामिल हुए। बिहार में पिछले 7 जनवरी से जनगणना शुरू हुई है। हालांकि इसके खिलाफ हिंदू सेना ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। इसमें जाति जनगणना पर रोक लगाने की मांग हुई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज भी कर दिया था। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 20 जुलाई 2021 को लोकसभा में दिए जवाब में कहा था कि फिलहाल केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा किसी और जाति की गिनती का कोई आदेश नहीं दिया है। पिछली बार की तरह ही इस बार भी एससी और एसटी को ही जनगणना में शामिल किया गया है। लेकिन जो मोदी सरकार का जो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद खुद को ओबीसी मंत्रियों की सरकार कहते नहीं थक रही थी, जो सरकार नीट परीक्षा के ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी आरक्षण देने पर खुद अपनी पीठ थपथपाती रही है, आखिर वही मोदी सरकार जातिगत जनगणना से
क्यों डर रही है? ये सवाल बहुत बड़ा है। ये सवाल विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष से पूछ रहा है। उनके साथ जो दे रहे हैं वो एनडीए के कुछ सहयोगी दल भी दे रहे हैं। इसका जवाब जानने से पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि साल 1931 तक भारत में जातिगत जनगणना होती थी। साल 1941 में जनगणना के समय जाति आधारित डेटा जुटाया जरूर गया था, लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया। साल 1951 से 2011 तक की जनगणना में हर बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डेटा दिया गया, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों का डेटा नहीं दिया गया। इसी बीच साल 1990 में केंद्र की तत्कालीन विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे आमतौर पर मंडल आयोग के रूप में भी जाना जाता है, उन्होंने एक सिफारिश को लागू किया था। ये सिफारिश अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में सभी स्तर पर 27% आरक्षण देने की थी। इस फैसले ने भारत और खासकर उत्तर भारत की राजनीति को बदल कर रख दिया था। जानकारों का मानना है कि भारत में ओबीसी आबादी कितनी प्रतिशत है, इसका कोई ठोस प्रमाण फिलहाल नहीं है। मंडल कमीशन के आंकड़ों के आधार पर कहा जाता है कि भारत में ओबीसी आबादी 52% है। हालांकि मंडल कमीशन ने साल 1931 की जनगणना को ही आधार माना था। इसके अलावा अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी सर्वे और अनुमान के आधार पर इस आंकड़े को कभी थोड़ा कम तो कभी थोड़ा ज़्यादा करके आंकती आई हैं। लेकिन केंद्र सरकार जाति के आधार पर कई नीतियां तैयार करती है। ताज़ा उदाहरण जैसे नीट की परीक्षा का ही है, जिसके ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करने की बात मोदी सरकार ने ही कही थी। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी यानी कि CSDS के जो प्रोफेसर और राजनीतिक विश्लेषक हैं संजय कुमार, उनका मानना है कि जनगणना में आदिवासी और दलितों के बारे में पूछा जरूर जाता है, बस गैर दलित और गैर आदिवासियों की जाति नहीं पूछी जाती है। इस वजह से आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के हिसाब से जिन लोगों के लिए सरकार नीतियां बनाती है, उससे पहले सरकार को ये पता होना चाहिए कि आखिर उनकी जनसंख्या कितनी है। जातिगत जनगणना के अभाव में ये पता लगाना मुश्किल है कि सरकार की जो नीति और योजनाओं का लाभ सही जात तक ठीक से पहुंच भी पा रहा है या नहीं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अनुसूचित जाति भारत की जनसंख्या में 15% है और अनुसूचित जनजाति 7.5% है। इसी आधार पर उनको सरकारी नौकरियों, स्कूल, कॉलेजेस में आरक्षण इसी अनुपात में मिलता है। लेकिन जनसंख्या में ओबीसी की हिस्सेदारी कितनी है, इसका कोई ठोस आकलन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कुल मिलाकर 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इस वजह से 50% में से अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को निकालकर बाकी का आरक्षण ओबीसी के खाते में डाल दिया। लेकिन इसके अलावा ओबीसी आरक्षण का कोई आधार नहीं है। यही वजह है कि कुछ विपक्षी पार्टियां जातिगत जनगणना के पक्ष में खुलकर बोल रही हैं। कोरोना महामारी की वजह से जनगणना का काम भी ठीक से शुरू नहीं हो पाया है। बस यही जद्दोजहद है कि जनगणना में ओबीसी की जातिगत जनगणना होगी या नहीं होगी। आज भले ही बीजेपी संसद में इस तरह के जातिगत जनगणना पर अपनी राय कुछ और रख रही हो, लेकिन 10 साल पहले जब बीजेपी विपक्ष में थी, तब उनके नेता खुद इसकी मांग किया करते थे। हमने आपको पहले ही बताया कि बीजेपी के नेता गोपीनाथ मुंडे ने संसद में 2011 की जनगणना से ठीक पहले 2010 में संसद में कहा था, अगर इस बार भी जनगणना में हम ओबीसी की जनगणना नहीं करेंगे तो ओबीसी को सामाजिक न्याय के लिए और 10 साल लग जाएंगे, मतलब कि हम उन पर अन्याय करेंगे। इतना ही नहीं, पिछली सरकार में जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, उस वक्त 2021 की जनगणना की तैयारियों का जायजा लेते समय 2018 में एक प्रेस विज्ञप्ति में सरकार ने माना था कि ओबीसी पर डेटा नई जनगणना में एकत्रित किया जाएगा। लेकिन अब सरकार अपने पिछले वादे से संसद में ही मुकर गई है।
वहीं अगर दूसरी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की बात करें तो 2011 में SECC यानी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस आधारित डेटा जुटाया था। 4,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च किए गए और ग्रामीण विकास मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। साल 2016 में जाति को छोड़कर SECC के सभी आंकड़े प्रकाशित हुए, लेकिन जातगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए। और बता दें कि तब तक बीजेपी सरकार भी आ चुकी थी। जाति का डेटा सामाजिक कल्याण मंत्रालय को सौंप दिया गया, जिसके बाद एक एक्सपर्ट ग्रुप बना, लेकिन उसके बाद आंकड़ों का क्या हुआ इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। माना जाता है कि SECC 2011 में जाति आधारित डेटा जुटाने का फैसला तब की UPA सरकार ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू यादव और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव और जदयू के शरद यादव के दबाव में ही लिया था। CSDS के प्रोफेसर और राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार जी कहते हैं कि देश की ज़्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां जातिगत जनगणना के समर्थन में हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका जनाधार ही OBC पर आधारित है। इसका समर्थन करने से सामाजिक न्याय का उनका जो प्लेटफॉर्म है उस पर पार्टियों को मजबूती दिखती है। लेकिन राष्ट्रीय पार्टियां सत्ता में रहने पर कुछ और, विपक्ष में रहने पर कुछ और ही कहती हैं। विपक्ष में आने के बाद कांग्रेस ने भी 2018 में जाति आधारित डेटा प्रकाशित करने के लिए आवाज उठाई थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। ऐसे में सवाल उठता है कि सत्ता में आते ही पार्टियां इस तरह की जनगणना के खिलाफ क्यों हो जाती हैं। इसका जवाब है कि मान लीजिए जातिगत जनगणना होती है तो अब तक की जानकारी में जो आंकड़े हैं वो ऊपर नीचे होने की पूरी संभावना है। मान लीजिए अगर OBC की आबादी 52% से घटकर 40% रह जाती है तो हो सकता है कि राजनीतिक पार्टियों के OBC नेता एकजुट होकर कहें कि ये आंकड़े सही नहीं हैं, और मान लीजिए इनका प्रतिशत बढ़कर 60% हो जाता है तो कहा जा सकता है कि और आरक्षण चाहिए। सरकारें शायद इस बात से डरती हैं क्योंकि आदिवासियों और दलितों के आकलन में फेरबदल होगा नहीं, क्योंकि वो हर जनगणना में गिने जाते ही हैं। ऐसे में जातिगत जनगणना में प्रतिशत में बढ़ने घटने की गुंजाइश अपर कास्ट और OBC के लिए ही है। जिस तरह से हाल ही के दिनों में मोदी सरकार OBC पर मुखर हुई है, केंद्र सरकार आने वाले दिनों में जातिगत जनगणना पर पहल भी कर सकती है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के GV पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट के निदेशक प्रोफेसर बद्री नारायण कहते हैं कि अंग्रेजों की ओर से जनगणना लागू करने के पहले जाति व्यवस्था लचीली और गतिशील थी, लेकिन अंग्रेज जब जातिगत जनगणना लेकर आए तो सब कुछ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया, जिसके बाद से जाति व्यवस्था जटिल हो गई। जनगणना अपने आप में बहुत ही जटिल कार्य है। जनगणना में कोई भी चीज़ जब दर्ज हो जाती है तो उससे एक राजनीति भी जन्म लेती है। विकास के नए आयाम भी उससे निर्धारित होते हैं। इस वजह से कोई भी सरकार उस पर बहुत सोच समझकर ही काम करती है। एक तरह से देखें तो जनगणना से ही जातिगत राजनीति की शुरुआत भी होती है। उसके बाद ही लोग जाति से खुद को जोड़कर देखने लगते हैं। जाति के आधार पर पार्टियां और एसोसिएशन भी बनने लगते हैं। अभी जो राजनीति होती है उसका ठोस आधार नहीं है, उसे चुनौती दी जा सकती है, लेकिन एक बार जनगणना में वो दर्ज हो जाएगा तो सब कुछ ठोस रूप ले लेगा। कहा जाता है जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर संख्या एक बार पता चल जाए और उस हिसाब से हिस्सेदारी दी जाने लगे तो कम संख्या वालों का क्या होगा, उनके बारे में कौन सोचेगा। इस तरह के कई सवाल भी खड़े होंगे। OBC और दलितों में ही बहुत सारी छोटी छोटी जातियां हैं, उनका कौन ध्यान रखेगा। बड़ी संख्या वाली जातियां आकर मांगेंगी कि 27% के अंदर हमें 5% आरक्षण दे दो, तो बाकियों का क्या होगा। ये जातिगत जनगणना का एक नकारात्मक पहलू भी हो सकता है, लेकिन एक सकारात्मक पहलू ये भी है कि इससे लोगों के लिए नीतियां और योजनाएं तैयार करने में मदद मिलती है। एक दूसरा डर ये भी है कि OBC की लिस्ट केंद्र की लिस्ट
अलग है और कुछ राज्यों में अलग लिस्ट है। कुछ जातियां ऐसी हैं जिनकी राज्यों में गिनती ओबीसी में होती है, लेकिन केंद्र की लिस्ट में उनकी गिनती ओबीसी में नहीं होती है। जैसे कि बिहार में बनिया ओबीसी में आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो अपर कास्ट में आते हैं। वैसे ही जाटों का हाल है। हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों पर भी ओबीसी लिस्ट अलग से है। ऐसे में जातगत जनगणना हुई तो आगे और बवाल बढ़ सकता है। केंद्र की सरकारों को एक डर इसका ये भी है। ऐसे में भाजपा नहीं चाहती कि ओबीसी जनगणना से उसका सवर्ण वोटर नाराज हो जाए, जो कि उसका पूर्ण मत है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये थी ओबीसी जनगणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इस पर आपकी क्या राय है, क्या विचार हैं? क्या आप जातगत जनगणना के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं? इससे सहमत हैं या असहमत हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दें और यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।